साथियों नमस्कार। धरतीपुत्र फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं आपसे, आज फिर एक बार बताते हैं कि धरतीपुत्र फाउंडेशन एक विचारधारा है, एक मिशन है, उनके तक पहुंचने की, उनको सबल बनाने की जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। और हमारे इस चैनल पर कला टीजीटी पीजीटी की क्लास चल रही है, होम साइंस टीजीटी पीजीटी क्लास चल रही है, कक्षा 6 से 8 तक मैथ चल रहा है, साइंस चल रही है, और आने वाले समय में पेट की भी तैयारी हम लोग अच्छे ढंग से कराएंगे। और सारी क्लासेस जितनी भी कक्षाएं चल रही हैं, सारी कक्षाएं निःशुल्क हैं। और आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। और जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ रील देखते हैं, उनसे गुजारिश है कि रील छोड़ के किसी एक व्यक्ति का जीवन बनाइए। आपके घर में पढ़ने वाला बच्चा हो, बच्ची हो, आप उसको मोटिवेट करिए। मोटिवेशन का बहुत रोल है। और नौजवानों से कोशिश है, जो हम उम्र के हमारे दोस्त हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने आसपास के लोगों तक इस चैनल को बताएं कि भारत में कोई धरतीपुत्र नाम की एक ऐसी संस्था है जो सबको निःशुल्क शिक्षा दे रही है। तो हम पीजीटी एग्रीकल्चर का पेपर पिछली वीडियो में आपके सामने आए थे, उसको हल किया था हमने। और आज कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो विगत वर्ष में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको मैं हल कराऊंगा। चलिए फिर देखते हैं आगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। फिर एग्रीकल्चर पीजीटी 2021 का जो क्वेश्चन आया था, माध्यमिक चयन बोर्ड ने आपसे, उनके पेपर बनाने वालों ने जो आपसे सवाल किया था, उसका सही आंसर, सही उत्तर मानक पुस्तकों से हम आपके बीच लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, कह रहा है कि WTO कब अस्तित्व में आया। देखिए, क्वेश्चन हल करिए, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए। क्वेश्चन को पढ़ने में और उसको समझने में, अगर आप उसमें जल्दबाजी कर गए तो हमको लगता है 4-5 क्वेश्चन आप ऐसे ही गलत करके चले आएंगे। है नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, कह रहा है WTO कब अस्तित्व में आया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कब अस्तित्व, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि अप्रैल 1995, फिर कह रहा है जून 1995, अक्टूबर 1995, जनवरी 1995। देखिए, इसका मतलब ईयर सब सेम दिया हुआ है। कंफ्यूज क्या कर रहा है आपको? अप्रैल कर रहा है, मंथ जो दिया हुआ है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो जब तक आपको WTO की पूरी जानकारी नहीं होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसका नाम है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसका पूरा नाम WTO का क्या नाम है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही होगा? जनवरी 1995।
अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपके मन में बात चल रही होगी कि स्थापना इसकी कब हुई, 1 जनवरी 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, मुख्यालय इसका कहाँ है? इसका मुख्यालय, मुख्यालय इसका कहाँ भैया? जिनेवा में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जिनेवा में है, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में है। अब आपके मन में और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये कोई संगठन है, संगठन का नाम हमने बता ही दिया, इसका कोई न कोई डायरेक्टर होगा, निदेशक होगा, क्यों? WTO का कोई क्या होगा? डायरेक्टर होगा। ओकोजो इवोला कौन है? ओकोजो इवोला, इसकी जो है निदेशक, निदेशक जो हैं ये कौन है? डॉक्टर इवोला, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पहली महिला, फर्स्ट क्या है? ये पहली महिला इसकी डायरेक्टर है, और कहाँ की है? अफ्रीकन कंट्री की है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री की है ये, और ये पहली महिला इसकी क्या है? डायरेक्टर हैं। और ये रहने वाली कहाँ की है? नाइजीरिया की। कहाँ की रहने वाली है ये? नाइजीरिया की, ठीक है। हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ इस समय, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? उसमें लिखा है जनवरी में, आप एक और ऐड कर लेना, 1 जनवरी 1995 की हुई थी। इसमें वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में डायरेक्टर कौन है? ओकोजो इवोला है, ओकोजो इवोला या इवेला, ठीक है। किसी किसी किताब में इवोला लिखा होता, किसी किसी किताब में इवेला, ओकोजी इवेला। और इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली महिला डायरेक्टर बनाई गई है, ठीक है। अभी तक कोई महिला डायरेक्टर नहीं थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्यों भाई आगे नहीं बढ़ रहे हो? चलिए, कह रहा है which one of the following parent material is transported by gravity। क्या कह रहा है? कह रहा है कि which one of the following parent material is transported by gravity। कौन सा ऐसा पेरेंट मटेरियल है जो किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा। कौन सा पेरेंट मटेरियल, ऐसा कौन सा पेरेंट मटेरियल है जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है? और वो ऑप्शन में दिया है, क्या क्या दिया है? ग्लेशियल दिया है, कोलिवियल दिया है, इओलियन दिया है, एलुवियल दिया है, ठीक है। और क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ग्रेविटी के द्वारा होता है। तो अब आप बताओ, जैसे जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं जानते रहेंगे, ठीक है, जब तक आप चारों ऑप्शन के बारे में नहीं जानते रहेंगे तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा? हम पढ़ा रहे हैं और आप उसको शिद्दत से पढ़िए, बैठ के इधर उधर ना आइए जाइए। और दूसरी बात कि चारों ऑप्शन को जिन किताबों से, जिन पुस्तकों से मिले, आप कोशिश करिए कि सारे ऑप्शन के बारे में आप जानते रहिए।
जब सारे ऑप्शन के बारे में आप जानते रहेंगे तो भी आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। देखिए लिखा है ग्लेशियल, इसका मतलब अगर तुक्का भी लगाएंगे आप तो ये आइस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये आइस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब बर्फ का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, ग्लेशियल का। ये ग्लेशियल जो है वो आइस को इधर से उधर हटाता है, उसका इधर से ट्रांसपोर्टेशन होता है। कह रहा है कोलोवियल, ये जो कोलोवियल है ये क्या है, ये कौन सी समस्या है कोलोवियल। कोलोवियल जो है ये ग्रेविटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ग्रेविटी के द्वारा होता है, अर्थात किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। किसके द्वारा होता है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होता है। कह रहा है इओलियन, क्या कह रहा है, एओलियन। एओलियन जो है ये विंड मतलब हवा, ये क्या कह रहा है, विंड, अर्थात हवा को इधर से उधर हवा के द्वारा करता है। एलुवियल, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, एलुवियल। ये एलुवियल जो है ये वाटर द्वारा, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा होता है, अर्थात पानी। ठीक है, अब चारों ऑप्शन हमने आपको बता दिया है और हमने क्या बताया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है। तो ग्रेविटी द्वारा क्वेश्चन क्या होगा, किसका होता है, कोलोवियल का। किसका होता है, कोलोवियल का ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रांसपोर्टेटेड बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसका होता है, कोलोवियल का होता है। और आइस के द्वारा किसका होता है, ग्लेशियल का होता है। और विंड के द्वारा किसका होता है, इओलियन का होता है। और वाटर द्वारा किसका होता है, एलुवियल का होता है। तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझ में आ रहा है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, और ऊपर चलो भाई, और नीचे नीचे। तीसरा क्वेश्चन, एक मिनट, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, द स्टेम एबो द ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज। कह रहा है कि द स्टेम एबो मतलब वह स्टेम किसका, बनाना का, जो किसके ऊपर, ग्राउंड। मतलब कह रहा है ये कि जो केला है, जो बनाना है, जो ग्राउंड मतलब जमीन के ऊपर जो उसका तना पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यही है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द स्टेम एबो द ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज। केला में भूमि के ऊपर के तने को क्या जाना जाता है, मतलब क्या कहा जाता है। केले के ऊपर जो ऊपर तना होता है उसको क्या कहा जाता है। देखिए अब ऑप्शन दिया है, राइजोम, स्यूडोस्टेम, सकर्स, नॉन ऑफ दीज। कह रहा है राइजोम कहा जाता है, स्यूडोस्टेम कहा जाता है, सकर कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो चारों को जो है पोस्टमार्टम करिए इनका। देखिए राइजोम जो है वो
क्या होता है, राइजोम जमीन के नीचे होता है और ये ट्रू स्टेम होता है। जो राइजोम होता है वो क्या होता है, बनाना का ट्रू स्टेम होता है, मतलब ये उसका ट्रू स्टेम होता है, किसका, बनाना का। और ये कहां पाया जाता है, जमीन के नीचे ही, जमीन के नीचे पाया जाता है। पहली बात, स्यूडो स्टेम जो है ये फाल्स होता है। ये क्या होता है, फाल्स स्टेम ऑफ बनाना। इसका मतलब ये कैसा स्टेम है, फाल्स स्टेम है। कह रहा सकर्स, ये क्या है, प्रोपोगेटिव मटेरियल है। सकर्स ही जो है लगाया जाता है, सकर्स से ही नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है राइजोम है, ये होगा नहीं क्योंकि ये जमीन के नीचे पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है स्यूडो स्टेम, मतलब फाल्स स्टेम, ये कहां पाया जाता है, ग्राउंड एबो, मतलब जमीन के ऊपर पाया जाता है। ये जमीन के अंदर पाया जाता है, नीचे अर्थात अंदर, ये अंदर पाया जाता है और ये जमीन के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोपोगेटिव मटेरियल है, इसके द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है। ऑप्शन क्या सही होगा, बी, स्यूडोस्टेम। अब सकर्स के बारे में जान लीजिए। जो सकर्स है, ये क्वेश्चन आता है कि बनाना में अर्थात केला में जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, अर्थात जो प्रोपोगेटिव मटेरियल है, सकर्स का वजन पूछता, वेट पूछता, वजन। केला जो लगाया जाता है उसका वजन कितना ग्राम होता है सकर्स का, तो आप याद रख लीजिएगा 500 से लेके 750 ग्राम इसका वजन होता है सकर्स का। तो चीजें क्लियर हो गई। ये ट्रू स्टेम है, पता नहीं क्यों बहुत तेज नहीं जा रहा है। हाँ, अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लूज स्मट डिजीज ऑफ हीट इज काज्ड बाई। ठीक है, लूज स्मट जो डिजीज होती है वो किसमें, हीट में, मतलब गेहूं में। लूज स्मट डिजीज जो है कह रहा है कि गेहूं में किसके कारण होती है। ऑप्शन दे रहा है निवोसिया इंडिका, पक्सिनिया स्पेसीड, अस्टिलैगो न्यूडा, इरेस्फी ग्रेमिनीज। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रहा है, ये कह रहा है, हिंदी में क्या लिखा है, गेहूं के लूज स्मट अर्थात अनावृत कंडुआ रोग का कारण क्या है। बहुत तेज तो नहीं बोल रहे, अनावृत लूज स्मट, देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, लूज स्मट इसी को कहा जाता है अनावृत कंडुआ। ठीक है, कुछ विद्वान ये इतने लिख के भेज देंगे आपको, यही बस डाल देंगे और आप उसी में टहलते रहेंगे। ठीक है, अब कह रहा है, अब आपको जानना होगा कि ये कौन जो लिखे हैं काजल ऑर्गेनिज्म लिखे हैं जिनके द्वारा रोग होता है, उनको क्या कहा जाता है, काजल ऑर्गेनिज्म। तो जो रोग फैलाते हैं, कह रहा है कि निवोसिया इंडिका, जो निवोसिया इंडिका है वो क्या है, वो करनाल बंट है। इसके द्वारा क्या होता है, करनाल बंट रोग होता है। करनाल बंट रोग, रोग पढ़िएगा इसको, क्योंकि कुछ विद्वान जो पढ़ रहे होंगे ना सोचेंगे गुरुजी को रोग है नहीं लिखने आता, क्यों। करनाल बंट रोग, इसको गेहूं का क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है भैया। करनाल बंट रोग, इसको क्या कहा जाता है, गेहूं का कैंसर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि गेहूं का कैंसर किसे कहा जाता है।
ऐसे पार्शियल बंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पार्शियल बंट भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? कर्नाल बंट भी कहा जाता है। ठीक है, टिलेसिया इंडिका इसका और भी न्यू नेम है इसका। ये देखिए वो ओल्ड नेम दिया है एग्जामिनर। ठीक है, इसका नया नाम क्या है? काजल ऑर्गेनिज्म का। चलिए ऊपर लिख देते हैं, टिलेसिया इंडिका। ये इसका क्या है? टिलेसिया इंडिका, टिलेसिया इंडिका। ना लिख के यहां लिखते हैं, साफ दिखेगा। क्यों? टिलेसिया इंडिका, ये इसका नया नाम है, ये ओल्ड नेम है। लिख रहा है पक्सीनिया स्पेसीज। ठीक है, पक्सीनिया स्पेसीज से क्या होता है? ये करनाल बंट है, गेहूं का कैंसर कहा जाता है, क्योंकि जगह कम है इसलिए मिटा रहा हूं बार बार। ठीक है, पक्सीनिया स्पेसीज जो रस्ट होता है, क्या होता है? जितने भी रस्ट डिजीज होते हैं, ठीक है, वो सब किसके कारण होते हैं? पक्सीनिया स्पेसीज के कारण होते हैं। ठीक है, आपका ध्यान किधर है? क्वेश्चन तो सारे इधर हैं। अगर ऐसे भटकेंगे आप, मैं पढ़ा रहा हूं, अब आप दाएं बाएं देख रहे हैं, ना दाएं से काम चलेगा ना बाएं से काम चलेगा। कहां से काम चलेगा? सामने से काम चलेगा। इसलिए आपका ध्यान सदैव कहां होना चाहिए? मछली पे कि मछली की आंख पे? आंख पे। ये बात सदैव याद रहे, दोबारा हमको रिपीट न करना पड़े। ठीक है, तो जो पक्सीनिया है, कौन सी? पक्सीनिया स्पेसीज, इसमें रस्ट होता है। कौन कौन से रस्ट होता है? लीफ रस्ट होता है, येलो रस्ट होता है, और ब्लैक रस्ट होता है। क्या क्या कौन कौन से रस्ट होते हैं भैया? बोलिए। लीफ रस्ट, और क्या होता है? येलो रस्ट, और कौन सा रस्ट होता है? ब्लैक रस्ट। हम ऐसा क्यों लिखे, इसको आप समझ सकते हैं? बताइए, ऐसा हम क्यों लिखे? अरे मारिए तुक्का। ऐसे एक साइंस के टीचर थे, जैसे हम एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं, वैसे एक साइंस के टीचर थे। तो एक बच्चे से पूछे, बताओ बेटा दिल किधर होता है? क्वेश्चन था, कहा न दिल इधर होता है न दिल इधर होता है, न दिल इधर होता है, दिल किधर होता है? इधर होता है। ठीक है, तुक्का इस तरह ना मानिए। यह है कि अगर आपको न पता हो, जैसे साइंस में कभी आ जाए क्वेश्चन कि आपका हार्ट, दिल कहाँ होता है, तो जहां जेब होती है वहीं दिल होता है, याद रखिएगा। जिस साइड मोनोग्राम लगते हैं कंपनियों के, जिस साइड आप जेब रखते हो उसी साइड क्या होता है? दिल होता है। ये ट्रिक बताया ना दिल याद करने का तरीका। शरीर में दिल किस साइड होता है? बाएं तरफ। आकाश कहीं ऐसा होता, क्यों? लीफ रस्ट नहीं, वो आप आगे जोड़ लीजिए। देखिए इसका क्रम क्या है। ये पहला हमने लिखा भैया, ठीक, ये सेकंड लिखा ना, ये थर्ड लिखा। ये गेहूं की फसल में इसी क्रम में आते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? अगर ये गेहूं की, मान लीजिए ये गेहूं फसल है ना, तो सबसे पहले क्या लगेगा? लीफ रस्ट, क्योंकि पहले क्या निकलती है? लीफ निकलती है, और लीफ पे ही अटैक करेगा, तो इसका नाम क्या पड़ा? लीफ रस्ट पड़ा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या आता है? हाँ देखिए, जब लीफ बन जाती है तो आप किसका इंतजार करते हैं कि यार अब बाली काश निकलती तो अच्छा होता। क्या निकलती? बाली, जिसको ईयर कहते हैं। ठीक है, ये जब बाली की अवस्था होती है, जब निकलती है, तो ये किस में आते हैं? ये दाने पर पड़ते हैं। ठीक है, और सबसे बात
सबसे बाद में कौन आता है? ब्लैक रस्ट। अभी देखिए पाकिस्तान से घमासान चली है ना, तो ब्लैक आउट हो रहा है कि नहीं? मॉक ड्रिल। ठीक, तो जो मॉक ड्रिल हो रही है इसका मतलब सबसे बाद में कौन आएगा? ब्लैक रस्ट। तो याद रखिएगा लीफ रस्ट पहले आता है, सेकंड नंबर पे येलो रस्ट आता है गेहूं की फसल में, और थर्ड नंबर पे कौन आता है? ब्लैक रस्ट आता है। ये कब आता है? जब तापमान बहुत अधिक होता है, जब तापमान क्या होता है? अधिकतम होता है, तब ब्लैक रस्ट का प्रकोप किस पे होता है? गेहूं पे होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमने बता दिया पक्सिनिया स्पीसीज। इसका मतलब ना ये है क्योंकि ये करनाल बंट है, दूसरा क्या है? रस्ट है, ये भी नहीं होगा। क्यों भैया? और तीसरा कह रहा है अस्टिलैगो न्यूडा। क्या कह रहा है? अस्टिलैगो न्यूडा। और ये है लूज स्मट का काजल ऑर्गेनिज्म। यही इसका आंसर क्या है? सही होगा। ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो है क्या कह रहा है? इरिस्फी ग्रेमिनीज। ये पाउडरी मिल्ड्यू का है। ये किसका है? पाउडरी मिल्ड्यू का काजल ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब चारों क्वेश्चन, जो चारों ऑप्शन था, क्वेश्चन नहीं चारों ऑप्शन था, उसको डिटेल से आप समझ लिए। क्या समझे? हमने ये समझाया कि जो निवोसिया इंडिका है वो करनाल बंट का काजल ऑर्गेनिज्म है, जो पक्सिनिया स्पीसीज है वो रस्ट की है। ठीक है, बाकी स्पीसीज आप कुछ आपके हवाले छोड़ दे रहे हैं। इनका काजल ऑर्गेनिज्म आप पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। आने वाले समय में हम इसका नोट्स भी आप लोगों को देंगे। ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़िए और जो सेलेक्ट हो जाइए तो हम लोगों को याद रखिए कि एक व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में फ्री भी पढ़ा रहा है। अरे वो नौकरी किस काम की, वो पैसा किस काम का जो किसी और की लाइफ न बना सके। बहुत लोग मर गए होंगे ऐसे ले जाके इलेक्ट्रिकल जो वो होता है दाह संस्कार जहाँ किया जाता है, स्थान होता है, 2 मिनट में राख में मिल जाएंगे। रह क्या जाएगा? सिर्फ नाम। ये नाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। कोई भी 10 लोग पीजीटी में सेलेक्ट हो जाएंगे, टीजीटी में सेलेक्ट हो जाएंगे हमारे पढ़ाए हुए। हम तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं कि पता नहीं कितने लाखों लोग इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रुप में शेयर करिए, अपने लोगों को बताइए, ताकि इसका क्या करें, लोग लाभ उठा सकें। चलिए, कह रहा है फ्रूट हैविंग हाईएस्ट राइबोफ्लेविन कंटेंट इज। वह कौन सा फ्रूट है, वह कौन सा फल है? ए भैया, वह कौन सा फल है? आपका ध्यान सदैव कहाँ होना चाहिए? मछली की आंख पे, वरना मछली उड़ा देंगे यहीं से। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फ्रूट हैविंग हाईएस्ट राइबोफ्लेविन कंटेंट इज, मतलब सर्वाधिक राइबोफ्लेविन किस फल में पाया जाता है? अब देखिए किस फल में पाया जाता है। पहला नंबर पे क्या है? बेल है। दूसरे पे क्या है? डेट प्लम ऑप्शन में दिया। तीसरे पे करौंदा दिया। चौथे पे सिट्रस दिया। देखिए सिट्रस में तो होगा नहीं, पहली बात, क्योंकि इसमें क्या होगा? विटामिन सी होगी। इसमें क्या होगा? विटामिन सी होगी। करौंदा में भी कौन होगा? सी होगी। अब लड़ाई 2 ऑप्शन में है आपके बीच, या तो बेल होगा या तो डेट प्लम होगा। ठीक है, क्या होगा? बेल होगा या तो डेट प्लम होगा। अब देखिए जो डेट प्लम होता है उसको क्या कहा जाता है? खजूर। हमारी बिटिया क्या बोलती खजूर को? खजूर। ठीक है, तो डेट प्लम को क्या कहा जाता है? खजूर कहा जाता है। और हुजूर जब आप खजूर खाते हैं तो उसमें आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसका मतलब इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे ज्यादा किस फल में, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा किस फल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा? खजूर में।
70 से 75% क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये बताइए कि हम 3 ऑप्शन बता दिए, तो चौथा क्या हो गया? आंसर हो गया ना। बेल में सबसे ज्यादा राइबोफ्लेविन किसमें पाई जाती है? बेल में। अब देखिए राइबोफ्लेविन किस विटामिन को कहा जाता है? किस विटामिन को राइबोफ्लेविन, किसका, ये तो साइंटिफिक नेम दिया है ना, तो किस विटामिन को कहा जाता है? B2 को। अगर इसकी कमी होगी तो लोग कहते हैं पेट में बहुत क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और ही बताता चलूं। सबसे ज्यादा विटामिन सी, क्या सबसे ज्यादा? ये क्वेश्चन बार बार आता है मित्र। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे किसमें पाया जाता है? दूसरे नंबर पे कौन है? करौदा। आंवला में 600 से 700 ग्राम कितना पाया जाता है? 700 ग्राम। ठीक है, और इसमें, इसके बाद करौदा में, उसके बाद किसमें? करौदा में पाया जाता है 200 से 300 ग्राम। डेट प्लम बता ही दिया। सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बेल में क्या पाया जाता है? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए, कंफ्यूजन होगा तो आप हमको बताइएगा कि ये कंफ्यूजन है। फिर क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? आपके सामने एक क्वेश्चन और आ गया। क्या आ गया भैया? क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट कोनीड इन, अर्थात हिंदी कह रही है कि प्रसार शिक्षा शब्द में पहली बार इजाद हुआ, मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप लापरवाह स्टूडेंट में गिने जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट वो किस में आए। लेकिन मैं जानता हूं आते ही ये क्वेश्चन का आंसर क्या कर देंगे? बता देंगे। इसलिए इनके लिए सब क्या है? माफ है। चलिए अच्छा ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है द टर्म, कौन सा टर्म? द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट कोनीड, मतलब सबसे पहले टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन कहां से आया, कहां मिला, कौन दिया? तो देश का क्या नाम है? यूएसए, यूके, जापान और इंडिया। देखिए ना तो इंडियन दिए, ना ही कौन दिए? जापानी दिए। फॉलो माय पॉइंट। ना इंडियन दिए और ना ही जापानी दिए। तो लड़ाई किसके बीच है? अमेरिकन और यूके के लोगों के बीच में है, यूएसए और यूके के बीच में। तो इसने क्या किया था? यूएसए ने जो है सिस्टमैटिक ढंग से, कैसे ढंग से, किस ढंग से? विधिवत, जिसको कहते हैं हिंदी भैया, विधिवत तरीके से। क्यों? तो विधिवत तरीके से एक्सटेंशन सब्जेक्ट के रूप में अगर किसी ने एडॉप्ट किया, वो देश कौन था? यूएसए था। लेकिन ये भी आपका आंसर नहीं है। बचा क्या? यूके। यूके में सबसे पहले एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द की क्या हुई थी? निजात हुई थी। और क्वेश्चन आता है कि, एक मिनट, कोई फोन करके परेशान कर रहा है यार। चलिए, क्या था? कहां पढ़ा रहे थे? छठवां क्वेश्चन था। इसमें और बताना है, ये आता है कि शब्द को किसने दिया था? एक्सटेंशन
केशन शब्द को किसने दिया था? जेम्स स्टुअर्ट ने दिया था। किसने दिया था? 1873 में जेम्स स्टुअर्ट ने दिया था। कब दिया था? 1873 में। ये इंपॉर्टेंट है और आप आएंगे लेट। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ काउ मिल्क एट 20 डिग्री टेम्परेचर इज। कह रहा है कि गाय के दूध का अपवर्त सूचकांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है हमारा जो टाइपिस्ट है, पिछले हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसमें था। तो जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो जान लें इसका क्या होता है 1.344, ठीक है 1.3344। ये किसका होता है? प्लास्टिक के, ये गिलास का होता है। ये शीशे के क्या होता है? गिलास का होता है। ये पारा का होता है। ये सब हमने आपको बता दिया था उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा एक्ट ऑफ पास्चुराइजेशन इन शीप इज कॉल्ड एज। भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गुड, इसीलिए तो आप हमारे बहुत अजीज हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर तत्काल देते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को कहा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है किडिंग, दूसरा ऑप्शन क्या है? लैम्बिंग, तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है आपका टपिंग, ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है? फैरोइंग, ठीक है। तो किडिंग मतलब इसका संबंध किससे है? बकरी जब बच्चा देती है तो उस एक्ट को क्या कहा जाता है? किडिंग कहा जाता है, ठीक है। और भेड़ देता है तो उसको क्या कहा जाता है? लैम्बिंग, ठीक है। जो भेड़ की मादा है वो जो बच्चा देती है, वो बच्चा देने की जो क्रिया है, वो जो पीरियड होता है उस बीच का, उसको क्या कहा जाता है? लैम्बिंग कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा है टपिंग क्या है? ये भेड़ जो संभोग करता है, भेड़ का नर, ठीक है, भेड़ में संभोग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रिया को, संभोग की क्रिया क्या कहलाती है? ये टपिंग कहलाती है। अब आया फैरोइंग, ये सुअर, किससे संबंध है? ये सुअर से, ठीक है, पिग से। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ आपको और बता देते हैं, ध्यान दीजिए। जो बकरी बच्चा देती है उसको क्या कहा जाता है? किडिंग। जो भेड़ की मादा बच्चा देती है उसे क्या कहा जाता है? लैम्बिंग। जो भेड़ की संभोग की क्रिया है उसे क्या कहा जाता है? टपिंग। जो सुअर की मादा बच्चा देती है उसे क्या कहा जाता है? फैरोइंग, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे और पूछता है, कहता है कि एडल्ट मेल शीप, जो शीप है, शीप मतलब भेड़, ठीक है, और भेड़ के जो एडल्ट है, एडल्ट मेल को क्या कहा जाता है? यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडल्ट मेल को क्या कहा जाता है? यू कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि उसकी जो, अच्छा अरे सॉरी, मेल को नहीं फीमेल को कहा जाता है, मंत्र उल्टा फूक गया था, ठीक है। और मेल को क्या कहा जाता है? रैम। मेल को क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे फेंक देगा एग्जामिनर, कहा लो संभालो अब, ठीक है। और आप जैसे गेंद नहीं छोड़ देते हैं लोग, पता चले कि लास्ट कैच है, लास्ट बॉल है, लास्ट विकेट, सूर्य कुमार वाली हाल हो जाएगी।
अगर वो कैच हाथ में ना होता तो हमारे हाथ में वर्ल्ड कप ना होता। तो यही हाल है, समझिए, वर्ल्ड कप लेना है, टीचर बनना मतलब वर्ल्ड कप लेना। तो कह रहा है कि भेड़ के फीमेल को क्या कहा जाता है, यू कहा जाता है, और मेल को क्या कहा जाता है, रैम कहा जाता है। चलिए, समझ में आ रहा है, सही पढ़ा रहा हूं? एनी डाउट? या चलिए, कह रहा है मीजोफिल एंड बंडल शीथ आर फाउंड इन। ये तो आप देखते ही जो है खुश हो गए होंगे कि आ गया मेरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन। कह रहा है कि मीजोफिल तथा बंडल शीथ पाए जाते हैं। क्या क्या? मीजोफिल और बंडल शीथ, ये कहां पाए जाते हैं? क्वेश्चन है स्टेम ऑफ प्लांट, कह रहा है तने में। फिर कह रहा है कि रूट्स ऑफ प्लांट, जड़ में। कह रहा है लीव्स ऑफ प्लांट, पत्ती में। फ्रूट्स ऑफ प्लांट मतलब कह रहा है फल में पाए जाते हैं क्या? कहां पाया जाता है? पत्ती में। लीव्स ऑफ प्लांट में क्या पाया जाता है भैया? मीजोफिल एंड बंडल, एम भी पाया जाता है। ठीक है, मीजोफिल एंड बंडल पाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इंसेक्टिसाइड बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, कह रहा है कौन सी ऐसी कीटनाशक है, ये सब जहर हैं, किसमें पाई जाती हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में। किस ग्रुप में? बहुत धीरे तो नहीं पढ़ा रहा हूं? अच्छा, ऑर्गेनोफॉस्फेट में। कार्बोरिल, क्या क्या ऑप्शन में है? कार्बोरिल है, साइनाइड है, इंडोसल्फ्यूरान है, फास्फोमिडान है। ठीक है, और ये किस तरीके के हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट। और ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है, देखिए, जो कार्बोरिल होता है ये कार्बामेट ग्रुप का है। ये किस ग्रुप का है? कार्बामेट ग्रुप का है। ये क्या है? ये जहरीला है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करता है? हाँ, रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाम कर देता, क्या जाओ। ठीक है, इंडोसल्फिरान, ये क्या है? आर्गेनो क्लोरीन है। ये आर्गेनो क्या है? आर्गेनो क्लोरीन है। आइए, तो बचा कौन? फास्फोमिडान, अर्थात आर्गेनो फास्फेट ग्रुप जो है का इंसेक्टिसाइड जो उसकी फैमिली में आता है, उसके ग्रुप में आता है, वो कौन है? फास्फोमिडान। क्वेश्चन समझ में आ गया? जो कार्बोरिल है किस ग्रुप का है? कार्बामेट ग्रुप का है। किसका है? कार्बामेट्स ग्रुप का है। और ये किस ग्रुप का है? ये क्या करता है आपका? कौन सा सिस्टम जाम करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाम कर देता है। इंडोसल्फ्यूरान क्या करता है? ये आर्गेनो क्लोराइड है। ठीक है, तो बचा कौन? चौथा, यही ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब? चलिए, कह रहा है बंची टॉप ऑफ शुगर केन इज कास्ड बाई। जो बंची टॉप डिजीज होती है, रोग होता है, ठीक है, किसमें? अरे गन्नवा में। हाँ, लोकल लैंग्वेज उसको गन्ना ऊख कहते हैं। ठीक है, अब शहर के बच्चे हैं, उनको बता दिए ऊख कहेंगे नहीं दादा, कौन सा, कहाँ से लेके चले। ये जो रील वाले हैं, मोबाइल वाले जो आर्टिफिशियल लड़के हैं,
इनको क्या पता ऊख क्या होती है? हम लोगों से पूछिए ऊख मतलब गन्ना मतलब क्या होता है, क्यों? चलिए, जमीन से जुड़े रहेंगे तो सब पता रहेगा। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है बंची टॉप ऑफ शुगर केन इज कास्ड बाई, जो बंची टॉप डिजीज है किसमें, गन्ने में, किसके कारण होती है? ठीक है, तो सबसे पहले चारों ऑप्शन जानिए, क्या लिखा है? एसिगोनिया स्टेनिलियस, ठीक है, चिलो इन्फेस्टेलियस, फिर क्या कह रहा है? स्क्रोफेगा निवेला, नॉन ऑफ दीज। चार ऑप्शन है जिसमें इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या है? एसिगोना स्टेनिलियस जो है ये लीफ रोलर है। ये क्या है? लीफ रोल करता है, मोड़ देता है, ठीक है। और क्या लिखा है? स्क्रिपोफेगा निवेला, नहीं, यही तो है, हिंदी में उल्टा कर दिया। हाँ, अब देखिए जो सी है दोनों सेम ऑप्शन है, हिंदी में दोनों सेम ऑप्शन है, इसलिए मित्र इंग्लिश पे भरोसा करिए। क्या कह रहा है? स्क्रिपोफेगा निवेला, और जो चिलो इन्फ्यूस्टेलुलस है वो किसका होता है सर? अर्ली सूट बोरर। क्या होता है? अर्ली सूट बोरर, ईएसपी का होता, ईएसबी। और स्क्रिपोफेगा निवेला ये किसका होगा? तीसरा ही ऑप्शन तो बच रहा है, ये क्या होगा? बंची टॉप ऑफ शुगर केन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आ रहा है एसिड रेन आर ड्यू टू फॉलोइंग गैसेज, जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा, ठीक है, जो अम्लीय वर्षा है कह रहा है किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा, ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ओजोन को कैसा लिखा गया है, इसमें हिंदी में नहीं लिखा है क्या? कोई बात नहीं, ये किसके द्वारा होता है? क्या है ये? अरे कुछ हमारे महान भाव होंगे NO2 का पूरा नाम है नहीं जानते हैं। इसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। और SO2 ये क्या है? सल्फर डाई ऑक्साइड, जी। NO2 है ना? ठीक है, देखिए सत्ता में कौन सी पार्टी नहीं जल्दी आती, या तो उनके सलाहकार बहुत मूर्ख हों या उनके सलाहकार बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो। वो दो पार्टियां कभी सत्ता में नहीं आ सकती, वो या उसका राजा कभी शासन नहीं कर सकता जिसके मंत्री बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी हो, या बहुत ज्यादा क्या हो, मूर्ख होगा तो अपने लाभ के चक्कर में होगा, बहुत चालाक होगा तो अपने रिश्तेदारों को फैलाएगा, ठीक है। अरे हमारा किसी पे अटैक नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, हाँ। चलिए, कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन मिल्क द ऑफ, कह रहा दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? कह रहा ग्लूकोज, ग्लूकोज तो दूध में पाया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में नहीं पाया जाता, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के रूप में
नहीं पाया जाता है। और ग्लूकोज जो है किस तरह की जो है वो है मोनोसेक्राइड है ना, मोनोसेक्राइड है। फ्रक्टोज ये किस में पाया जाता है? फलों में। ये भी कैसा है? मोनोसेक्राइड है। लैक्टोज ये क्या है? डाइसेक्राइड है। और नॉन ऑफ दीज मोनोसेक्राइड होगा नहीं। और ये क्या है? लैक्टोज। इसका आंसर क्या होगा? लैक्टोज होगा। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन मिल्क द ऑफ, दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोज के रूप में। अच्छा, दूध में कलर होता है, रंग। क्वेश्चन फेंक रहा हूं, संभालिएगा। दूध का रंग सफेद क्यों होता है? दूध का कलर सफेद क्यों होता है? जो पढ़ रहे हैं वो भी देख लेंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो भी देख लें। और येलो कैसा होता है? पीला भी होता है ना, हल्का पीला होता है। दूध का रंग सफेद क्यों होता है? केसीन के कारण। किसके कारण? केसीन के कारण। और कभी कभी आ जाता है ये दूध का क्या है? प्रोटीन है। केसीन दूध का प्रोटीन है। और जिनका हल्का पीला होता है दूध, उसमें क्या होता है? जेंथोफिल होता है क्या? क्या होता है बताइए? हल्का पीला दूध क्यों होता है? पीला कलर क्यों होता है सर? किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। तो गाय का दूध कैसा होता है और भैंस का? सफेद। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये अलग से पूछ लेगा कहीं से। दूध के प्रोटीन का क्या नाम है? वो आंसर क्या होगा? केसीन। अच्छा, पढ़ाते रहिए तो कोई न कोई क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है? आता रहता है। निर्माण और विखंडन दोनों साथ साथ होता है। चलिए, कह रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर अनाउंस्ड बाय। कह रहा है कि जो कृषि उत्पादों का है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी घोषणा कौन करता है? किसकी घोषणा? कह रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा कौन करता है? तो ऑप्शन में दिया है आपके, ऑप्शन में दिया है स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी, कैप नहीं होगा, और नाबार्ड नहीं करता है। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये साल में 2 बार होती है क्या? ठीक है, एक वर्ष में, 1 ईयर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है। कितनी बार होता है? 2 बार, खरीफ में और रबी में। चलिए, अब लगे लिख लीजिए आप लोग, कुछ नोट कर लीजिए। देखिए, आएगा गेहूं का समर्थन मूल्य कितना है? 2425। जौ का समर्थन मूल्य 1980। चना का समर्थन मूल्य 5650। मसूर का समर्थन मूल्य 6700 रुपये। सरसों का 4950। ठीक है, ये नया है, अभी आया है। और धान का कितना था? 2300। सामान्य धान का, ए ग्रेड धान का जो 2320 था। मक्का का 2225 था। अरहर का, ये कहीं से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो बुकें हैं हर किताब में लगभग उपलब्ध होगा, वहां मिल जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हम बजा रहे हैं बस आप सुन रहे हैं। चलिए, कह रहा है द प्राइमरी यूनिट ऑफ, यहां ऑफ होना चाहिए, ठीक है। द प्राइमरी यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज, समुदाय की प्राथमिक इकाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका आंसर क्या होगा?
फैमिली। ठीक है, चलिए चला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, प्रसार शिक्षा का क्या सिद्धांत है? लर्निंग बाई डूइंग। गुड, बहुत सही। आप तो हमको लगता है टॉप कर जाएंगे पीजीटी इस बार। पहला टॉपर हमारे ही संस्थान से रहेगा। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इसका सिद्धांत क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन का सिद्धांत है करके सीखो, करके सीखो। ठीक है, चलिए धन्यवाद। गुड। करा एगमार्क चिन्ह लगा होता है, एगमार्क चिन्ह कहां लगा होता है? एगमार्क चिन्ह एगमार्क चिन्ह कह रहा है सिंथेटिक प्रोडक्ट पर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर। तो इसका ऑप्शन होगा सही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर। इसका ईयर जो है, किस साल से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर एगमार्क लगाया जाता है, ये ईयर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और हमको लगता है कि ये 73 में लगाया जाएगा कि 33 में, से कुछ है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, इसे गलत नहीं बताऊंगा। ठीक, चलिए 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट्स, ऐसा क्या है, ये जो जितने भी ऑप्शन में दिए हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? कह रहा ब्लैक ग्राम, इसको चना कहा जाता है क्या? नहीं, उड़द कहा जाता है, यही है। उर्द कहा जाता है। ठीक है, ग्राम को क्या कहा जाता है? चना कहा जाता है। अच्छा, यहाँ लिखा है नीचे, चलिए वो नीचे नहीं देखा, सॉरी। तो सोयाबीन और तिल, देखिए पहली बात तो ये सोयाबीन एक ऐसी क्रॉप है जो जितनी दी गई जितने हैं, इसमें ऑयल भी है और ये क्या है, पल्सेज भी है, ये दाल भी है और तेल भी है और दाल भी है। तो प्रोटीन किसमें पाई जाएगी? जिसमें दाल होगी। तो आपका कंपटीशन इस ऑप्शन में जो, देखिए ऑप्शन आप कैसे लगाएंगे? नहीं ऑप्शन सही आ रहा, तो दाल में क्या है, एक ब्लैक ग्राम उड़द है जो दाल भी होती है, दाल होती है, चना ये, और तीसरा ऑप्शन क्या है, सोयाबीन। तिल का तो यहां कोई कंपटीशन ही नहीं है, तिल कंपटीशन से क्या है, बाहर है। तो जो उड़द होता है, उड़द, इसमें 24% प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट? 24%। यही ये भी जान लीजिए मूंग में कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25%। एग्जामिनर इतना कंफ्यूज करते हैं, ये दोनों ऑप्शन दे देगा और आप उसी में क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, और एग्जामिनर आपसे गलती करवा देता है। और ग्राम, चने में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? 21% प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन में प्रोटीन कितना पाया जाता है? 40 से 45%। कुछ बुकें आप पढ़ते होंगे उसमें 38 से 45% दिया होगा, कुछ बुकें आप पढ़ते होंगे उसमें 42 से 45% दिया होगा। अब आपके किस्मत के ऊपर है कि एग्जामिनर किस बुक से आंसर आपका सेट किया है, ठीक है ना।
तो सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा? 40 से 45%। इसका आंसर क्या होगा? सोयाबीन। चलिए इसका आंसर होगा सोयाबीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए कह रहा है द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉयल टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एच। क्या कह रहा है कि मृदा की अंतर्निहित क्षमता, मतलब हमारे अंदर, हमको समझिए क्या, मिट्टी, अपने आप को क्या समझिए? मिट्टी। आप हो गए मिट्टी, ठीक। और क्या कह रहा है? जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है, जो क्या करता है? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड है, जिसे क्या कहा जाता है? कह रहा फर्टिलाइजर। उसको फर्टिलाइजर नहीं कहा जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर हम अपनी तरफ से डालते हैं। फिर क्या कह रहा है? सॉयल फर्टिलिटी और सॉयल प्रोडक्टिविटी, ये है उत्पादकता, और ये क्या है? उत्पादन, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉयल फर्टिलिटी, उर्वरता। यहां लिखा मृदा उर्वरता के द्वारा होता है। उनको बुलाया जाए, कहां चले गए हो? अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो अपने लोगों तक चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। हेलो, ज्यादा देर हो गया? चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। फिर कल हम 21 से आपको 20-20 क्वेश्चन पर डे आपको हल कराएंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि लाइव आके भी पढ़ाएं। 20वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है इनफ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉल्ड एज। फूल गोभी, कॉलीफ्लावर को क्या कहा जाता है? फूल गोभी कहा जाता है। कह रहा फूल गोभी का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा कैटकिन। आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन आपसे गुजारिश भी है, सिफारिश भी है कि यदि हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारी पूरी टीम अच्छा पढ़ा रही है, तो आपको सपोर्ट करना है। हमको पैसा नहीं चाहिए, आपसे पैसे का कोई सपोर्ट हमको नहीं चाहिए। आपसे क्या चाहिए? मोरल सपोर्ट चाहिए, सोशल सपोर्ट चाहिए। और आप मोरल और सोशल दोनों सपोर्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक धरतीपुत्र फाउंडेशन को प्रसारित करिए, पहुंचाइए, ताकि दूर दराज गांव में बैठे हमारे गरीब किसान के बेटे भी शहर में रह के पढ़ने वालों के साथ कंपटीशन कर सके। आप लोग इतनी देर तक हमको सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।